हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अभी आपका बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्ज़ाम के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 के बुक से, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारे जीके जीएस प्रश्न को हम डिस्कशन के साथ यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मैथ रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन हम पीडीएफ के माध्यम से आपको दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जो दिक्कत हो वहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। मतलब कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 338 का बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 338 का उपखंड बी जो है, ये अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग संरचना, कर्तव्य और उसकी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीवीसी का संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, और इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए अधिकार प्राप्त है। इससे पहले एनसीवीसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है। कैसा संवैधानिक निकाय था, जो कि 1950 और 1970 के समय काका कालेलकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में 2 पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्ति की गई थी। किसके? एक तो काका कालेलकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में। ठीक है। और अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध का वर्णन किया गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 150वां है। 150वां। इस रिपोर्ट को जो है विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इसमें नॉर्वे जो है वो फर्स्ट स्थान पे है। नॉर्वे लगातार 5 वर्षों से ये पहले स्थान पे है। इसके बाद आपका आता है फिनलैंड, फिर आता है डेनमार्क। संविधान का आर्टिकल 19 जो है, इसके तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। और प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये 3 मई को जो है हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, 3 मई को। तो ये सारा पॉइंट आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न देखिए कि बिना विभागीय जांच के सिविल सेवक की बर्खास्तगी किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो बिना विभागीय जांच के सिविल सेवक की जो बर्खास्तगी होती है वो अनुच्छेद 311 का उपखंड 2 के बी के तहत जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 311 का 2 का बी। चीन में सबसे पुरानी सिविल सेवा होने का प्रमाण मिला है। कहाँ से? चीन से सबसे पुरानी सिविल सेवा होने का प्रमाण मिला है। और आधुनिक विश्व में सिविल सेवाएं फ्रांस की देन है। आधुनिक विश्व में भारत में इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान 1855 में हुई थी। सिविल सेवा की शुरुआत भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान। और भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सर्वप्रथम 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1924 में विधि आयोग की सिफारिश पर की गई थी। किसके सिफारिश पर? विधि आयोग की सिफारिश पर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति जो होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसकी जो नियुक्ति है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति वो 6 वर्ष के लिए होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। तो आप संघ वाला याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य वाला राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित को मिलाइए। एक तरफ आपका त्योहार है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, मिलाना है।
अम्बुबाची का फेस्टिवल जो है ये असम राज्य का है, अम्बुबाची असम राज्य का है। पूरम त्यौहार ये केरल राज्य का है और तोबो गजोम त्यौहार दिवस ये मणिपुर का है। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, बी करेक्ट आंसर है। अम्बुबाची का मेला असम, पूरम केरल और तबो गजोम दिवस ये मणिपुर का है। ठीक है। और पूरम त्यौहार जो है दोस्तों केरल के त्रिशूर जिले की महत्वपूर्ण त्यौहार है। त्रिशूर जिले के, इसको त्रिशूल फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हाथियों और केवल पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रमुख भूमिका होती है। त्रिशूल जिले को केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। केरल की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो त्रिशूल जिले को ही माना जाता है। ठीक है। और मणिपुर में यसांग महोत्सव, कूट उत्सव, निगोल चकोबा, चिरोबा, लुई नगानी, कांगरथ यात्रा ये सभी जो है आपका मणिपुर का उत्सव है। अम्बुबाची का मेला जो है ये कामाख्या माता के मंदिर में राजस्व बाला से संबंधित है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। और इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार अनुच्छेद 19 का खंड ए के तहत मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? फंडामेंटल राइट्स है। और इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? इंटरनेट की बात हुई तो 1989 में वार्नेस ली के द्वारा, टीम वार्नेस ली के द्वारा जो है इंटरनेट का खोज किया गया, मतलब आविष्कार किया गया था। और इंटरनेट सेवा जो शुरू हुआ था वो 15 अगस्त 1995 से शुरू हुआ था विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कोलकाता में हुई थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कोलकाता में हुई थी। अच्छा, अनुच्छेद 21 क्या है? ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद आपका 21 कहता है। 17 में क्या है? तो 17 में है कि अस्पृश्यता का अंत और 14 में है विधि के समक्ष समता। ठीक है। छठा देखते हैं। माधवपुर मेला, माधवपुर मेला में आयोजित होता है। तो माधवपुर मेला जो है दोस्तों ये गुजरात राज्य में आयोजित होता है। माधवपुर मेला, माधवपुर मेला गुजरात राज्य में भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में माधवपुर मेला गुजरात राज्य में मनाया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्य गुजरात के माधवपुर मेले के दौरान बड़े पैमाने पर इसमें भाग लेते हैं और अप्रैल माह का हर साल आयोजित किया जाता है। यह मेला अरुणाचल की मिसमी जनजाति से अपना संबंध रखता है और हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में किया जाता है। सी स्थल मेला की बात करें तो इसका भी आयोजन आपका उज्जैन में ही होता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं 7 नंबर। मौसम परियोजना किसकी पहल है? तो मौसम परियोजना जो है ये सांस्कृतिक मंत्रालय का पहल है। सांस्कृतिक मंत्रालय की पहल है मौसम परियोजना। सर्वप्रथम प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत जो है वो जून 2014 में विश्व संस्कृति समिति की 38वीं बैठक में की गई थी। विश्व संस्कृति की 38वीं बैठक में की गई थी। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मौसम परियोजनाओं के अंतर्गत चिन्हित स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए पारा राष्ट्रीय नामांकन के रूप में शामिल करना है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, लिटिल असेंबली सिर्जित की गई। लिटिल असेंबली सिर्जित की जाती है महासभा के द्वारा। महासभा के द्वारा इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व का लघु संसद भी महासभा को कहा जाता है। विश्व का लघु संसद। और प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु इसका वोट सिर्फ एक ही होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। बाबा गुरगुर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो बाबा गुरगुर क्षेत्र जो है ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाबा गुरगुर पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और ये जो है आपका कहाँ पे है? उत्तरी इराक में पड़ता है, उत्तरी इराक में है। ठीक है। और बाबा गुरगुर पेट्रोलियम के लिए याद रखिएगा। इसके अगर पेट्रोलियम के उत्पादन में राज्य में पूछे तो प्रथम स्थान राजस्थान का है, फिर गुजरात द्वितीय स्थान पर और असम तृतीय स्थान पे है।
वहीं अगर हम बात करें कि भारत की पहली तेल शोधन इकाई जो असम राज्य के डिगबोई क्षेत्र में स्वतंत्रता से पहले 1901 में स्थापित किया गया था, असम राज्य के डिगबोई क्षेत्र में। वहीं पे हम अगर हम बात करें पेट्रोलियम को तरल सोना के नाम से भी जाना जाता है, पेट्रोलियम को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है एक करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार सरकार ने किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? तो बिहार सरकार ने गोगीबिल रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है। गोगीबिल ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये बिहार के कटिहार जिला में अवस्थित है गोगीबिल, और इसे बिहार सरकार के द्वारा राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। वही अगर हम बात करें कांवर झील का, तो ये आपका बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित झील है। और नेक्स्ट है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कैमूर की बात करें तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये सोन नदी के किनारे अवस्थित है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि 2004 ईस्वी में गोगीबिल को जो है इसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरिया ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया था 2004 में गोगाबिल को। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर, बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो दिया है बिहार का राजकीय पक्षी मोर। गलत है, क्योंकि बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। मोर जो है वो हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सुमेलित नहीं है। राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय फूल गेंदा है, बाकी सभी सुमेलित है। अच्छा, बिहार का राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह है आपका स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष, और राजकीय मछली आपका मंगूर क्या बोलते हैं उसको, मांगूर होता है, मांगूर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है? तो पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध कवि हैं जो है, इनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। ये इनकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और इनके इस पुस्तक के अलावा इनकी और भी कुछ रचना है जो कि हिम किरकिटनी के नाम से जाना जाता है। हिम किरीटिनी, उसके बाद हिम तरंगनी, युग चरण, समर्पण, ये सभी इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उसके साथ हम ऑप्शन में अगर हम देखें, अगर नेक्स्ट आप देखना चाहेंगे कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनकी पुस्तक की रचना है चांद का मुँह टेढ़ा, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। उसके अलावा आप एक और रचना मैथिली शरण गुप्त का जान लीजिए, जयद्रथ जो है जयद्रथ वध, ये मैथिली शरण गुप्त का है। हरिवंश राय का मधुशाला काफ़ी फेमस है। महादेवी वर्मा का एक फेमस रचना है रसीम गीत। सुमित्रानंद पथ का भी पूछा जाता है, चिदम्बरा और पल्लव, ये सुमित्रानंद पथ का है। और हरिशंकर परसाई जी हैं, इनकी एक रचना याद रखिएगा, सुनो भाई साधु, ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है। तो ये सभी कृतियां हैं अलग अलग लेखकों का जिसे आपने देखा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो विक्रम साराभाई केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, और यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा उसके प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं के बनाने के लिए जो है अग्रणी भूमिका निभाता है। और वहीं अगर हम सार की बात करें, सार केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। सार केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में सार केंद्र है। मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र हासन में है, मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र आपका हासन में है। फिर चांदीपुर में क्या है? तो चांदीपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में चांदीपुर रेंज है ना। और बराबर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, चांदीपुर से अभी इसका प्रक्षेपण हुआ है। अभी हाल ही में कौन सा प्रक्षेपण है जो चांदीपुर से हुआ है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ये अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, गांधी सागर बांध नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से पहली परियोजना है। और मध्य प्रदेश 4 परियोजनाओं में से ये प्रथम परियोजना है। और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध जो है 62.17 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस बांध का निर्माण जो है 1954 में शुरू होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ था।
वहीं अगर हम हीराकुंड बांध की बात करें तो ये महानदी पर उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद एक और या 7 जून को याद रखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, स्वदेश निर्मित भारत का पहला स्टील्थ जंगी जहाज कौन सा है? तो स्वदेश निर्मित भारत का पहला स्टील्थ जंगी जहाज जो है INS शिवालिक है, INS शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी। INS शिवालिक भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट के अपने वर्ग का ये पहला समूह जहाज है। कैसा जहाज है ये? और इसे मुंबई स्थित मझगांव डाक लिमिटेड में बनाया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुडी है। कौन है? अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर किस राज्य की है? तो ओलंपिक की योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट जो दीपा कर्माकर है ये त्रिपुरा राज्य की है। कहाँ की? त्रिपुरा राज्य की है। और जिम्नास्ट की खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। कितना? 8 होता है जिम्नास्ट में। 19 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2017 में इसरो के PSLV C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो 2017 में जो है इसरो के PSLV C-37 ने 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। और भारत जो है वो 714 किलोग्राम वजन लेकर 103 अन्य सहायक उपग्रहों को सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना किया था। तो 104 इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर देखिए, संसद में बजट किस दिन पेश किया जाता है? तो वर्ष 2017 संसद में बजट जो है वो 1 फरवरी को कैनिंग पेश किया जाता है, 1 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 1 फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी संसद को बजट में 1 फरवरी को हर साल पेश किया जाता है। और कुछ वर्ष पूर्व जो है इस बजट को फरवरी माह के आखिरी दिन में पेश किया जाता था, लेकिन अब इसे रेगुलर कर दिया गया कि 1 फरवरी को 1 फरवरी यह पेश किया जाएगा। और इसे जो है भारत में बजट प्रणाली का शुरुआत का श्रेय वाइसराय कैनिंग को जाता है। कैनिंग जो है इसी ने बजट की शुरुआत की थी भारत में। और भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक पूछे अगर तो वो जेम्स विल्सन था। बजट प्रणाली के संस्थापक जेम्स विल्सन था। ठीक है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो है ये वार्षिक वित्तीय का विवरण करता है। बजट शब्द का कोई प्रयोग नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन 112 जो वार्षिक वित्तीय विवरण है यही एक बजट है। ठीक है। अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका देश से अलग करती है, श्रीलंका से अलग करती है। वही अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मालदीप को मिनीकाई के मध्य है। मालदीप और मिनीकाई के मध्य 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल जो है ये कवरत्ती व मिनीकाई के मध्य है। 10 डिग्री चैनल छोटा नागपुर और छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य है। वहीं पाक की खाड़ी की बात करें तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। डक्कन पास की बात करें तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है डक्कन पास। तो ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की? तो 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता LM सिंघवी समिति ने की। LM सिंघवी समिति ने। वहीं LM सिंघवी समिति की जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी उसमें सिफारिश उनका क्या क्या था उसे पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। पहला था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप मान्यता प्रदान करना। दूसरा पॉइंट था कि ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों को मान्यता दी जानी चाहिए। तीसरा, गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। और चौथा, ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय संसाधन होनी चाहिए। तो ये LM सिंघवी की महत्वपूर्ण सिफारिश थी।
23 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? तो प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री अक्षांश होता है और प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22, इसमें गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार है और 24 घंटे में यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाता है। गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को कानूनी सलाह यानी कि वकील चुनने का अधिकार होता है। तो अनुच्छेद 21 जो हम बार बार आपको बताए हैं, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। उसके बाद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र वाले बालकों को खतरनाक या फिर जोखिम काम पर प्रतिबंध है। और अनुच्छेद 14 में देखेंगे तो इसके तहत विधि के समक्ष समानता है। 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची इज द करेक्ट आंसर। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वही वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, इसे याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? तो किसी देश की निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन को भुगतान संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भुगतान संतुलन जो होता है इसका 3 घटक होता है। एक होता है चालू खाता, ठीक है, दूसरा होता है पूंजी खाता और तीसरा होता है आधिकारिक आरक्षित लेन देन एवं त्रुटियां। ये 3 जो होता है वो भुगतान संतुलन का घटक होता है। 27 नंबर प्रश्न है कि IDA का संक्षिप्त रूप क्या है? तो IDA का अगर फुल फॉर्म पूछे तो वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन बी। इसकी स्थापना जो है वो 24 दिसंबर 1960 को होती है। IDA का स्थापना 24 दिसंबर 1960 को होता है और यह वाशिंगटन में स्थित विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। 28 नंबर प्रश्न है कि अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाने लगा? तो अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। क्या? बौना ग्रह। वर्तमान में सेरस, प्लूटो यानी कि यम, एरिस, होमिया, मेकमेक आदि को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और प्लूटो का खोज जो है वो 1930 में क्लाइड टॉम्बा ने की थी। किसने? क्लाइड टॉम्बा ने की थी। वही 2006 से पहले इसे सौरमंडल का 9वां और सबसे छोटा ग्रह माना गया था और ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को सौरमंडल के बाहरी क्यूपर घेरे के समीप बड़ी संरचना माना जा रहा है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है और चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 होता है। ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 29 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत ने IFSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो भारत जो है वो जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। भारत ने ISF विश्व चैंपियनशिप 2022 में जर्मनी देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। 30 नंबर प्रश्न है भारतीय और रूसी नौसेना के बीच निम्न में से कौन एक समुद्री अभ्यास होता है? तो भारत और नौसेना के बीच एक समुद्री अभ्यास इंद्र आयोजित किया गया। कौन इंद्र होता है? अजय बैरियर भारत और UK के बीच होता है, अजय बैरियर। वहीं अगर हम बात करें सूर्य किरण का, तो सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये किन देशों के बीच है। चलिए हम बता देते हैं, भारत और चाइना के बीच है हैंड इन हैंड, ठीक है। उसके बाद हैंड इन हैंड के बाद आप याद रखिएगा एक सी ब्रिज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सी ब्रिज जो होता है ये नाटो सदस्य के साथ होता है, नाटो के जो सदस्य देश हैं उनके साथ होता है। आगे देखते हैं हम 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय औसत आय होता है। क्या होता है? औसत आय। देश में गोवा और दिल्ली के बाद चंडीगढ़ प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे है। कौन? चंडीगढ़।
उसके बाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुएं और उसके सेवाओं या फिर मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है एक तरफ शब्द, दूसरे तरफ अर्थ दिया हुआ है, इसे मिलाना है। तो दीवानी का क्या अर्थ होगा, तो दीवानी का अर्थ होता है भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार, भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार दीवानी का अर्थ होता है। फौजदारी अदालत का अर्थ है आपराधिक न्यायालय और जजिया का अर्थ है तीर्थयात्री कर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर कहा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था। तो अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। क्या, जब्त कहा जाता था। भू राजस्व व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। और अकबर शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था जिसको जब्ती को और वैज्ञानिक आधार देता था तथा उसे आईने 10 साल की अवधारणा को 1580 में लागू किया था। और इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक पोलज था, उसके बाद परती, फिर चांचर, फिर बंजर। तो पोलज जो था इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, परती इस पर 2 वर्ष के अंतराल में खेती होता था, और चांचर में 4 वर्ष पे, और बंजर में खेती योग्य भूमि ये नहीं थी, इसमें बिल्कुल ही खेती नहीं होता था। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है। तो दक्षिणी आयनतक के समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, केवल कर्क रेखा जो है ये एशिया से कहाँ है, केवल कर्क रेखा जो है, केवल कर्क रेखा वो एशिया से होकर गुजरती है, केवल कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और इसकी बात करें कर्क रेखा की, तो उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है, और कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है। वहीं कर्क रेखा जो है अगर जलीय क्षेत्र की बात करें तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी, ये सभी से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो दक्षिणी अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव प्रकाशित होता रहता है, और इसे ही दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है, और इसके अंतर्गत 23 सितंबर से 22 दिसंबर की अवधि को दक्षिणायन कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक जो होते हैं उन्हें बीमा राशि दिया जाता है, कितना, 2 लाख रुपए की राशि दुर्घटना राशि दी जाती है। कितने, 2 लाख रुपए की राशि। और इस बीमा योजना की शुरुआत होती है 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपया प्रदान किया जाता है, जिसके वार्षिक प्रीमियम रुपया दिया जाता है वो केवल 12 रुपया थी, जिसे जनधन खाते से ही हस्तांतरित लाभ से ही ले लिया जाएगा। और जनधन जमा धारक को 1 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का सामान्य मृत्यु बीमा अनुमान्य है ना। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 2 लाख रुपया करेक्ट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था। तो अजमेर शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। वो 5 वेधशाला एक जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। तो ऑप्शन जो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है दूती चंद्र निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। तो दूती चंद्र का संबंध जो है ये 100 मीटर दौड़ से जुड़े हैं, 100 मीटर दौड़ से। ऑप्शन ए। दूती चंद्र उड़ीसा की रहने वाली खिलाड़ी है। 39 नंबर प्रश्न है किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुराई पोट्टू। 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सुराई पोट्टू ने जीता है।
40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया था और मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। इसे 25 जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति ने यह सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होना चाहिए और इस समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के अंतर्गत 4 के क में इसको जोड़ा गया है और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जो 11वें नंबर का था उसे जोड़ा गया। 41 नंबर प्रश्न है गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में। और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगला देखते हैं 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक उमा लीले हैं। कौन? उमा लीले। सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं रोमिला थापर। कौन? रोमिला थापर। उसके बाद द टाइम मशीन पुस्तक के लेखक H.G. वेल्स हैं। H.G. वेल्स। संसद के तीनों दशक पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हैं और द पेरिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक P.C. अलेक्जेंडर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पंचवर्षीय योजना है और उसका आरंभ वर्ष दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो 1974 था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल 1956 था, 8वीं पंचवर्षीय योजना का 1992 था और 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1985 था। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 44 नंबर प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको हम लोग ईवीएम बोलते हैं का निर्माण करता है। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण करता है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवैट मशीन को 2013 में बनाई थी। कब? 2013 में। केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग 1982 में किया गया था केरल में। और वहीं वीवैट मशीन सबसे पहले इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था और ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा था। आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए। और संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, ये तो पता होगा आप लोगों को। सोन नदी इसमें है। तो सोन नदी किसमें है? नर्मदा में, यमुना में, चंबल बेसिन। तो सोन नदी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा सोन नदी जो है वो गंगा बेसिन में। किसमें? गंगा बेसिन में। और इस नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अमरकंटक में। अगला देखते हैं 47 नंबर हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है। तो हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को जो मंजूरी दिया है वो मंजूरी दिया गया है किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने अंतर्राज्यीय प्रक्षेपण प्रणाली के लिए मंजूरी दी है, ISTS को मंजूरी दी है। और इस योजना के प्रथम चरण में 8 राज्य को लाभ मिलेगा और वो 8 राज्य है आपका गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अगला है 48 नंबर पानीपत का प्रथम युद्ध सन में लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब? 1526 में। और पानीपत के युद्ध के समय इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली का सुल्तान था और यह अप्रैल 1526 में लड़ा गया था दिल्ली के पानीपत के मैदान दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें कि इस युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध
तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार से भारत में अफगानों की शक्ति छीन हो गई थी और युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा समेत लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। फिर पुनः युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अगला देखते हैं 49 नंबर। रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। तो रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है और भारत में 1853 से रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी और पहली रेल जो चली थी वो मुंबई से थाने की ओर। गुजरात ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे ट्रिपल पी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया है और रेलवे में 13 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो होती है वो 1905 में की गई थी और विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1850 में स्टॉकटन और डॉलिंगटन के बीच चली थी, है ना। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किया था ताकि इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में सुधार लाना और सभी धर्म की अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध आदि था। ठीक है। अगला देखते हैं 51 नंबर। आहार नली में पेशीय संकुचन कहलाती है। तो आहार नली में पेशीय संकुचन को कर्माकुचन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? कर्माकुचन कहते हैं। मनुष्य का आहार नाल का लंबाई जो होता है वो 30 फीट लंबा होता है और मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर। विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वह वस्तु क्या है। तो देखिए, विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल आवेश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आवेश ज्ञात करने के लिए। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति पता लगाने के लिए किया जाता है और स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है और 1 कूलाम्ब बराबर आपसे पूछे कितना होता है, तो 1 कूलाम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम्ब। ST से इसको डोनेट करते हैं, स्टैट कूलाम्ब बोलते हैं इसको, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग वरीय क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वरीय क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होगा वो हमेशा आभासी आकार में छोटा होगा, याद रखिएगा, आभासी और छोटा होगा। अच्छा, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में पीछे की वस्तु को देखने के लिए, सवारी बस में सीढ़ी को देखने के लिए, दुकान में चोरी से चीज़ों को उठाने वाले पर नज़र रखने के लिए और सोडियम परावर्तक लैंप में। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा? तो उबला हुआ चावल जो होगा आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, केवल उबला हुआ चावल। स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आयोडीन घोल का उपयोग किया जाता है, स्टार्च का पता लगाने के लिए। और यदि स्टार्च खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहता है तो यह आयोडीन घोल डालने पर नीचे काले रंग में बदल जाता है। और स्टार्च का मुख्य स्रोत अनाज और जड़ वाली सब्जियां हैं। सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो होती है पत्तियों में, और वहाँ पे स्टार्च होता है, पत्तियों में ही स्टार्च का संश्लेषण होता है। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थ को गतिशील को नियंत्रित करता है निम्न है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। कोशिका झिल्ली कोशिका का वह भाग होता है जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशील को नियंत्रित करता है। कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, इसे याद रखिएगा, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली जो होती है वो बनी होती है। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर। टैडपोल में अधूरे विकास का कारण डैश का अपर्याप्त उत्पादन होता है। अब पूछेगा कि टैडपोल क्या होता है, तो टैडपोल इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन।
टैडपोल किसको बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या। टैडपोल में अधूरे विकास का कारण थायरोक्सिन का अपर्याप्त उत्पादन होता है। ये जो टैडपोल होता है ना, मेढक का बच्चा होता है। देखे होंगे बारिश के मौसम में छोटा छोटा मेढक, वही होता है टैडपोल। मछली की तरह से तैरते रहता है, लगेगा कि वो मछली वाला है, अंडा टाइप का है ना, वो लार्वा टाइप का रहता है। उसका पहला चरण होता है, उसी टैडपोल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और एक CFC, ये जो है ग्रीन हाउस गैस से उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है। तो एक वस्तु अगर 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो इसकी समय अवधि जो हम निकालेंगे, तो आवृत्ति को हम पहले ही बताए थे कि n से डिनोट करते हैं, और इसका n बराबर कितना दिया हुआ है, 2.5 हर्ट्ज दिया हुआ है। समय आपका कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि समय अवधि निकालना ही है, तो चलिए 1/n मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/n कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। चलिए अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.04 हर्ट्ज आएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 में क्या कह रहा है कि घंटियां धातु की बनी होती है क्योंकि वो प्रकृति में होती है। तो घंटियां धातु की बनी होती है क्योंकि वो प्रकृति में ध्वनिक होती है। क्या होती है, ध्वनिक होती है। और धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु आघात वर्ध और तन्य होता है। धातु अनुनादी होते हैं और धातु पर किसी वस्तु से चोट मारने पर ध्वनि निकलती है। ठीक है, और पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर ही द्रव के रूप में रहता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है। टेरिकॉटन कपड़ा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो टेरिलीन एवं कपास का प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है। टेरिलीन और कपास का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी। इसके जो मिश्रित तंतु होते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं टेरिकॉट। अच्छा, रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, रेयॉन को। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्वर ध्वनि यानी कि म्यूजिकल साउंड का लक्षण नहीं है। तो तरंगदैर्घ्य एक सुस्वर ध्वनि यानी कि म्यूजिकल साउंड का लक्षण नहीं है। कौन सा, तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी। यह जब संगीतकार किसी विशेष पिच की तरंगे को बजाता है जिसके कारण यंत्र कंपन करने लगता है और वह उस पिच की ध्वनि से निकल जाती है। सुस्वर ध्वनि की विशेषता क्या होगा कि उसमें तारतत्व होगा, पिच होगा, उसकी क्वालिटी होगी, उसका लाउडनेस होगा यानी कि प्रबलता होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से जाना जाता है जिसमें डिमोर्सिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। तो पेलाग्रा बीमारी को 3D के नाम से जाना जाता है। 3D के नाम से जाना जाता है क्यों, क्योंकि इसमें डिमेसिया, डायरिया और डायमेटिटिस शामिल होता है पेलाग्रा में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेलाग्रा जो होता है, पेलाग्रा इसको हिंदी में चर्मदाह कहते हैं। ये विटामिन B3 की कमी से होता है और पेलाग्रा रोग में जीभ और त्वचा पर दाने, पपड़ियाँ पड़ जाती है। ये इसका मेन लक्षण होता है। चमगादड़ परावर्तित डैश को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाते हैं। तो चमगादड़ सबसे पहले देखिए, चमगादड़ जो होता है ना, ये वर्ड्स की श्रेणी में नहीं आता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और चमगादड़ परावर्तित परास्वर यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाले जो उसका मतलब जो बाधा होती है उसका पता लगा लेती है। तो इंफ्रासोनिक इसका करेक्ट आंसर, सॉरी इंफ्रासोनिक कहते हैं यहाँ पे, अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन बी, पराश्रव तरंगे। 64 नंबर क्या कह रहा है कि यदि वस्तु विराम है तो स्थिति समय ग्राफ का ढलान क्या होगा। तो मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका जो ग्राफ का ढलान होगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा सूचर जोड़। क्या बोलते हैं, सूचर जोड़। ऑप्शन, सॉरी मैं कहाँ टिक मार दी, ऑप्शन ए शून्य होता है। यदि वस्तु का विराम पर है तो स्थिति समय ग्राफ का ढलान शून्य होता है। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है। तो मनुष्य के शरीर का साइनोवियल जोड़ नहीं है, वो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, तो वो सूचर जोड़ हो जाएगा। सूचर जोड़ जो है मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है,
बॉल और सॉकेट जोड़, ह्यूरस एवं फीमर अस्थियां किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती है। हिंज संधि जो होता है, हिंज संधि, इस प्रकार की जोड़ों की अस्थियां केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती है, जैसे हमारे केहूनी का, घुटने का। उसके बाद अगर खूटी जोड़ की बात करें, खूटी जोड़ को हम लोग पिवॉइड जॉइंट बोलते हैं, पिवॉइड जॉइंट। ये संधि मनुष्य के द्वितीय कशेरुकी के ओडोनोटाइड प्रवर्धक तथा कोरोटी के मध्य पाई जाती है, कोरोटी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि दर्पण और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की तुलना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब अधिक उज्जवल होते हैं, क्योंकि। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसकी तीव्रता में कोई हर्ष नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण और लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब बनेंगे, इसकी तुलना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब अधिक उज्जवल होते हैं, क्योंकि इनकी तीव्रता में कोई हर्ष नहीं होता है। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि प्रोटीन निम्न से बना होता है। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनकर बना होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल के अणु छोटे और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के बने होते हैं। अमीनो अम्ल की अणु जो होती है वो चतुष्फलीय होती है, और अमीनो अम्ल आवश्यकता अनुसार प्रोटीन को, मतलब हाइड्रोजन आयन जिसको बोलते हैं, आयन को देकर या फिर लेकर अम्ल क्षार को संतुलन बनाए रखता है। अगला देखते हैं 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आयनिक बंध की ताकत अधिक होती है जब बंधन इनके बीच बनता है। तो आयनिक बंध की ताकत अधिक तब होगी जब बंधन उच्च विद्युत धनात्मक और उच्च ऋण विद्युत तत्वों के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर डी। आयनिक बंधन जो होते हैं वो सबसे मजबूत बंधन होते हैं, और आयनिक बंधित अणुओं के उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। 69 क्या कह रहा है कि प्रगलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जो संगलनीय सहिति यानी कि फ्यूसिबल मास का निर्माण करने के लिए धातु की अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करता है, वह पदार्थ है। तो प्रलग्न के दौरान एक आंतरिक पदार्थ डाला जाता है जो संगलनीय सहिति का निर्माण करने के लिए धातु की अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करता है, वो पदार्थ विस्टा यानी कि फ्लस कहलाता है, विस्टा या फ्लस कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 70 नंबर है कि एक तत्व M में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, न्यूट्रॉन की संख्या 18, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही प्रतिनिधित्व है। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तांबा। इसमें अगर हम बात करें कि एक तत्व में M में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या 18 है, तो तत्व का प्रतिनिधित्व 35, 17 M हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों में से प्राप्त होता है। तो तांबा और खनिज ये जो है दरारों में, परतों में से प्राप्त होता है, तांबा खनिज। ऑप्शन नंबर डी, तांबा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है। तांबा कम सक्रिय धातु होने के कारण यह प्रकृति में मुक्त, संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। 72 नंबर प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो ओजोन ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ओजोन को क्योटो प्रोटोकॉल जो है 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में इसका सम्मेलन हुआ था, और ये जो है 6 ग्रीन हाउस गैसों को शामिल इसमें किया गया था, जिसमें 6 ग्रीन हाउस गैस में एक कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, PFC। ये 6 हैं, इसे याद रखिएगा। 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। तो कोलाइड गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करेगा, यही कोलाइड का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बाकी सभी कोलाइड का गुण है। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। तो ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है हाइला को। ऑप्शन नंबर ए, हाइला को है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइला की बात कर, हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, और उड़न लोमड़ी जिसको फ्लाइंग फॉक्सेस बोलते हैं, चमगादड़ को कहा जाता है। उड़ने वाली छिपकली ड्रैगो को कहा जाता है, ड्रैगो को। और उड़ने वाला रेप्टाइल टीरोसरो को कहा जाता है। टीरोसरो को इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका लिखते हैं P से लिखते हैं, PTERO
SAWS। इसमें S जो होता है वो साइलेंट, T जो होता है वो साइलेंट होता है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? 75 नंबर। तो देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। टेलीफोन जॉन लिंकबियर्ड, ये गलत है। आपका सुमेलित डी नहीं है। टेलीफोन की अगर हम बात करें तो टेलीफोन का जॉन लेगी बियर्ड सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका खोज ग्राहम बेल ने किया था। किसने? ग्राहम बेल ने किया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ गया 76। अब 76 से मैथ और रीजनिंग है, जैसा कि हम एक्सप्लेनेशन आपको पहले भी प्रोवाइड कर देते हैं और आगे भी प्रोवाइड कर देंगे। आंसर देख लेते हैं। 76 का सी हो जाएगा। अब 78 देखते हैं, सॉरी 77 देखेंगे। 77 का सी हो जाएगा। 78 का आपका 77 का तो एक मिनट, 76 का आपका आंसर सी हो गया। ठीक है, अब 77 देखिए, 77 का हो जाएगा डी एंड 78 का हो जाएगा सी। 79 का भी सी हो जाएगा। 80 का ए हो जाएगा और 81 का बी हो जाएगा। 82 देखेंगे, 82 का आपका ए हो जाएगा। 83 का भी बी हो जाएगा। 84 का बी है। 85 का डी हो जाएगा एंड 86 का ए हो जाएगा। 87 का ए हो जाएगा और 89 का भी ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 89 का क्या हो जाएगा? सी। 90 का ए हो जाएगा और 91 का भी ए हो जाएगा। 92 से देखते हैं, 92 का आपका बी हो जाएगा। 92 का बी। 93 का डी है। 94 का ए हो जाएगा। 95 का बी हो जाएगा। 96 का डी हो जाएगा। 97 का सी एंड 98 का बी है, B-1। ठीक है, आगे देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न का आंसर डी है और 100 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। 101 का डी हो जाएगा। डी यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 102 से देखते हैं। 102 का क्या हो जाएगा? तो 102 का बी हो जाएगा। 103 का डी हो जाएगा। 104 का भी डी हो जाएगा। 105 का सी हो जाएगा और 106 का बी हो जाएगा। 107 का बी हो जाएगा। 108 का आपका सी है और 109 का सी और 110 का भी सी ही होगा। ठीक है, सी। 111 का देखेंगे, 111 का बी है। 12 का आपका ए हो, 12 का आपका सी हो जाएगा। सी 5 होगा आंसर। 13 का ए हो जाएगा। 14 का डी हो जाएगा और 15 का सी हो जाएगा, सी। 16 नंबर देखिए, 16 का बी हो जाएगा। 17 का आपका सी हो जाएगा और 18 का डी है। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। 19 का सी और 20 का डी, सॉरी 20 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे 121 का। तो 21 का आपका ए हो जाएगा। 22 का हो जाएगा ए। 23 का हो जाएगा आपका डी। 24 का हो जाएगा सी। 25 का डी। 26 का बी। 27 का डी, देखते हैं 27 का डी हो जाएगा और 28 का क्या होगा? तो 28 का भी आपका डी हो जाएगा। 29 का हो जाएगा सी और 30 नंबर प्रश्न का भी हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं 31 से। 31 का ए हो जाएगा। 32 का बी। 33 का सी है। 34 का आपका हो जाएगा ए। 35 का हो जाएगा बी।
36 का हो जाएगा बी, सॉरी 36 का भी बी हो जाएगा, और 35 का हम आपको बता दें 35 का भी बी हो जाएगा, 37 का डी हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा, एंड 39 का हो जाएगा आपका सी, 40 नंबर का बी हो जाएगा, इधर होगा बी, ठीक है। और 41 का भी बी है, 42 का हो जाएगा सी, 43 का है डी, 44 का हो जाएगा डी, 45 का भी डी हो जाएगा, 46 का आपका सी हो जाएगा, 47 का बी हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा, और 49 का आपका क्या हो जाएगा बी, और लास्ट एंड प्रश्न है आपका 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो दोस्तों ये 150 प्रश्न का सीरीज था जो यहाँ पे समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।